जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। बच्चों, कक्षा 12वीं की फिजिक्स की जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स की एक सीरीज हम लोग चलाए हैं, उसमें आज हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तथा परिक्षेपण को वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण दोनों नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला है वो महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, तो उसका डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक कांच का पारदर्शी और समांगी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से, जो कि किसी कोण पर झुके होते हैं, घिरा होता है। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। प्रिज्म एक पारदर्शी, ध्यान देना दो शब्द इसमें है, पारदर्शी और समांगी। ठीक है, दोनों वर्ड्स आपको जानने जरूरी है, पारदर्शी और समांग। तो प्रिज्म एक पारदर्शी और समांग माध्यम होता है। समांग माध्यम होता है। तो समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके होते हैं, किसी कोण पर झुके होते हैं। ठीक है, झुके होते हैं। जो पृष्ठ किसी कोण पर झुके होते हैं, इन समतल पृष्ठ को हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। लिखेंगे इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। कौन सा पृष्ठ कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तथा इनके बीच बने कोण को, इनके बीच अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण को हम लोग कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इस दोनों समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुकल पृष्ठों को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? अपवर्तक पृष्ठ। और हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण, और उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। ठीक है, हो गया। तो समझ में आया प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक पारदर्शी और समांग माध्यम होता है जिसमें दो समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके होते हैं। ये ठोस होता है, ध्यान रखना। आप लैब में जाओगे तो इसे देख सकते हो। तो अब हम लोग प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र के बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछ ही लेता है। तो ये शुरू करते हैं। हेडिंग रहेगा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। इसमें सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म बनाएंगे। तो ये सबसे पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं। ये है आपका प्रिज्म, और ये प्रिज्म का दोनों अपवर्तक पृष्ठ है। पहले अपवर्तक पृष्ठ पे प्रकाश किरण जाएगी, इस पे हमने एक अभिलंब खींच दिया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बन जाएगा आई। ठीक है, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे न जाके इसका अपवर्तन हो जाएगा तो इस साइड को जाएगी। ठीक है, इस पृष्ठ पे भी यदि हम लोग अभिलंब खींचे तो ये यहां से ऐसे जाएगा। ठीक है, ये आपका अभिलंब है। तो ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब के बीच आपतन कोण आई। यहां से प्रकाश किरण का अपवर्तन हो गया तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बन जाएगा आपका अपवर्तन कोण आर। जैसे ही सेकेंड पृष्ठ के पास पहुंचेगी, इसका फिर से अपवर्तन हो जाएगा और किरण नीचे की ओर चली जाएगी। जैसे आई था आर था, वैसे यहाँ पे भी है आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आर। दो बार आई और आर आ गया, तो पहले वाले को हम लोग लिखेंगे I1 R1, दूसरे वाले को लिखेंगे I2 R2। ठीक है, 1 2 के रूप में हम लोग इसे लिख लेंगे। नामकरण कर लेते हैं। ये आपतित किरण है, जिस पॉइंट पे इसका नाम हम लोग लिख रहे हैं P, इसका नाम देंगे Q, और इस पॉइंट का नाम दे देंगे R। ये आपका प्रिज्म कोण है A। यहां से जो विचलन हुआ इसको हम लोग लिखेंगे Δ1, और यहाँ पे इस किरण का जो विचलन होगा उसे हम लोग लिखेंगे Δ2।
फिगर बहुत ही ध्यान से आप लोग बनाएंगे, ठीक है। फिगर के बारे में यदि लिखना हो तो लिख लेंगे, माना एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण ए है, इसके पहले पृष्ठ पे बिंदु P पे एक प्रकाश किरण आपतित होती है और बिंदु R से निर्गत हो जाती है। पहले पृष्ठ के लिए आपतन कोण I1 और अपवर्तन कोण R1, जबकि दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण I2 और अपवर्तन कोण R2 है, ठीक है। यहाँ पहली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं और बाहर जो निकलती है उसे हम लोग निर्गत किरण कहते हैं, इतना आप जानते हैं। आइए डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो लिखेंगे पहले पृष्ठ से अपवर्तन होने पर या पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए आप जानते हो कि विचलन डेल्टा बराबर होता है I माइनस आर, या यहाँ से हम देख लेते हैं, यदि आप ध्यान से देखो फिगर में तो ये आपका अभिलंब है और ये आपका आपतित किरण सीधे गई है, ये वाला एंगल I1 है और यहाँ से थोड़ा दो भागों में बढ़ते हुए आपका ये नीचे R1 है और ऊपर है आपका डेल्टा। तो जो I1 है डेल्टा और R1 के योग के बराबर होगा। यहां से लिखेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए I1 बराबर होगा डेल्टा प्लस R1, ठीक है। आप जानते भी हो कि जो इधर I1 है दोनों के योग के बराबर होगा। यहां से डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, या इसे हम लोग पहले वाले को डेल्टा 1 लिख लेते हैं, तो डेल्टा 1 बराबर होगा I1 माइनस R1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए, इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होगा, डेल्टा 2 बराबर हो जाएगा I2 माइनस R2, इक्वेशन नंबर 2। इतना आपको समझ लेना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले डेल्टा 1 निकाला यानी पहला विचलन, फिर दूसरा विचलन। पहले में आया I1 माइनस R1, दूसरे में आया I2 माइनस R2। अब हम लोग त्रिभुज ले लेंगे PQR, लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या होगा भाई, आपको दिख रहा होगा PQR। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आता है, 180 अंश। लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री। या कोण P कितना है, यहाँ पे R1 है, तो लिखेंगे R1 प्लस Q हमें नहीं पता है, प्लस कोण R कितना है, R2 है, स्मॉल R2 बराबर 180 डिग्री। या कोण Q बराबर हमें मिल जाएगा, R1 और R2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, लिखेंगे 180 माइनस R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक समझ में आया। अब हम लोग चतुर्भुज PQRS चारों को ले लेते हैं। लिखेंगे चतुर्भुज PQRS में ले लीजिए चतुर्भुज PQRS, तो इसमें होगा कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R और प्लस कोण A बराबर कितना होगा, चतुर्भुज के तीनों अंतर कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो हमने लिखा कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R और प्लस कोण A 360 डिग्री। आप जानते हो कि ये वाली रेखा अभिलंब है, ये वाली रेखा क्या है, अभिलंब है, और यहाँ पे ये वाला भी क्या है आपका, अभिलंब है। अभिलंब है तो निश्चित रूप से इनके बीच जो एंगल बनेगा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो कोण P और कोण R 90 डिग्री का काम करेगा। ये प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है और ये अभिलंब है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो आइए लिखते हैं हम वैल्यू। हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे कोण P की जगह हम लोग रखेंगे 90 डिग्री, प्लस कोण Q को हम लोग समीकरण 3 से रख लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस कोण R की जगह फिर से कितना रखेंगे 90 डिग्री प्लस कोण A बराबर 360। यहाँ से 90 प्लस 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा 360, 360 से 360 माइनस हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा कितना मिल जाएगा भाई
यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस का उस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा प्लस का R1 R2। देखिए 90, 180 और 90 तीनों 360 होगा, 360 से कैंसिल हो जाएगा। माइनस का R1 प्लस R2 उस साइड जाएगा तो हमें मिलेगा कोड ए बराबर R1 प्लस R2। तो कोड ए बराबर हमें मिलेगा R1 प्लस R2, समीकरण नंबर 4। ध्यान से इसे समझना। अब आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे यदि यदि कुल विचलन डेल्टा हो तब डेल्टा बराबर होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी दोनों विचलन कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। यहां से डेल्टा बराबर होगा, डेल्टा 1 का मान कितना है I1 माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 का मान है I2 माइनस R2। तो यहां से डेल्टा बराबर हमें मिलेगा I1 प्लस I2, माइनस कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। इतना ध्यान से समझना, फिर से बता रहे हैं। पहले वाले पृष्ठ के लिए हमने लिखा कोड I1 बराबर R1 प्लस डेल्टा 1 दोनों का योग, यहाँ से डेल्टा 1 बराबर मिला हमें I1 माइनस R1। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए हमें मिला डेल्टा 2 बराबर I2 माइनस R2। अब त्रिभुज PQR हमने लिया तो कोड R1 प्लस कोड P प्लस कोड Q प्लस कोड R तीनों का मान 180 डिग्री। कोड P है R1, कोड Q हमें पता नहीं है, और कोड R2 R है कितना R2, किसके बराबर हो गया 180 से। तो यहां से हमें कोड Q बराबर मिला 180 माइनस R1 प्लस R2। अब चतुर्भुज PQRS लिया, इसमें चारों कोणों का योग हमने 360 डिग्री कर दिया। कोड P का मान 90 डिग्री, कोड Q का मान हमने ऊपर से रख दिया, कोड R हमें पता है फिर से 90 डिग्री, और कोड A बराबर 360। 90 180 और 90 360, 360 से 360 कैंसिल, हमें प्राप्त हुआ ये बराबर R1 प्लस R2। अब यदि कुल विचलन डेल्टा हो तो डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 का मान I1 माइनस R1 और डेल्टा 2 का मान I2 माइनस R2। I1 I2 को एक साथ और R1 R2 को एक साथ। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब समीकरण 4 से इसको हम लोग समीकरण 5 कर लेंगे। समीकरण 4 से R1 प्लस R2 का मान जो A है समीकरण नंबर 5 में हम लोग रख देंगे। समीकरण 4 व 5 से जहां पे R1 प्लस R2 उसके लिए हम लोग A रख देंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। ठीक है, यदि जब हम लोग अल्पतम विचलन की बात करेंगे तो अल्पतम विचलन में I1 I2 के बराबर हो जाएगा और R1 R2 के बराबर होगा। लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, डेल्टा आपका डेल्टा m के बराबर हो जाएगा। यहाँ m का अर्थ मिनिमम डेविएशन से है। ठीक है, और I1 बराबर I2 होगा और इसको हम लोग I के बराबर मान लेंगे, तथा R1 बराबर R2 होगा और इसे हम लोग R के बराबर मान लेंगे। तो हमें प्राप्त हो जाएगा डेल्टा m बराबर I1 प्लस I2 को हम लोग लिख लेते हैं I, तो I प्लस I और माइनस A, या डेल्टा m बराबर हो जाएगा डेल्टा m बराबर 2I माइनस A, या I बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से I बराबर हो जाएगा डेल्टा m प्लस A और बटा में 2। इसी प्रकार R बराबर कितना होगा, लिखेंगे समीकरण 4 से। समीकरण 4 से हमें प्राप्त हो जाएगा A बराबर R1 प्लस R2 है तो R1 की जगह R और R2 की जगह भी R, अर्थात यहाँ से R बराबर हो जाएगा A बराबर 2R, तो R बराबर हो जाएगा A बाई 2। ठीक है,
हमने आई का भी मान निकाला और आर का भी मान निकाला। समीकरण 4 और 5 की सहायता से हमने आई और आर का मान निकाल लिया। और एक चीज और किया है कि अल्पतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर I2 किया, उसको आई के बराबर, और R1 R2 को हमने आर के बराबर किया। अब हम लोग स्नेल का नियम लगा देंगे, तो लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, या ऐसे लिखते हैं, अच्छा चलिए स्नेल का नियम ही लिख लेते हैं। स्नेल के नियम से यदि यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n हो, तब अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, अब आई और आर का मान हम लोग उठा के रख देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा, कितना मिलेगा भाई, n बराबर साइन आई की जगह कितना रखना है, डेल्टा m प्लस ए बाई 2 लिखना है, साइन डेल्टा m प्लस ए बाई 2 और अपान साइन आर, अर्थात साइन आर की जगह कितना रखना है हमें, ए बाई 2। फाइनली हमें प्राप्त हो गया अपवर्तनांक n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m बटा में 2 और टोटल के बटा साइन ए बटा में 2। यही है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। डेरिवेशन बहुत कठिन नहीं है, आसान ही है, इसे आप थोड़ा ध्यान से समझकर जरूर याद कर लें। ठीक है, अब हम लोग इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे पतले प्रिज्म की स्थिति में। जब भी डेरिवेशन पूछेगा आपको यहीं तक करना है, अब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा करा रहे हैं। लिखेंगे पतले प्रिज्म की स्थिति में लोगों ने प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 टोटल के बटा में है साइन ए बाई 2 जान लिया था। अब हम लोग इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे पतले प्रिज्म के लिए। तो हेडिंग छोटी से लिखेंगे इसी में, पतले प्रिज्म के लिए। सवाल ये उठता है कि पतला प्रिज्म क्या होता है, लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए। जो पतला प्रिज्म है उसका अर्थ ये है कि इसका जो प्रिज्म कोण ए है, इसका मान या तो 5 डिग्री के बराबर होगा या 5 डिग्री से कम होगा। परिभाषा यदि लिखनी हो, वह प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग पतला प्रिज्म कहते हैं। तो जब पतले प्रिज्म की बात करेंगे तो उस स्थिति में हम लोग साइन को छोड़ देंगे, क्योंकि पतला प्रिज्म होगा तो अपवर्तन बहुत कम मात्रा में होगा। इस स्थिति में हम लोग साइन थीटा को किसके बराबर लिख सकते हैं, थीटा के बराबर। अतः हमें प्राप्त होगा अपवर्तनांक n बराबर, साइन हटा देंगे तो a प्लस डेल्टा m अपान में 2 और टोटल के बटा a बटा के 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n बराबर मिलेगा a प्लस डेल्टा m बटा में a का मल्टीप्लाई कराते हैं n में, तो n a बराबर a प्लस डेल्टा m, या यहाँ से a को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, n a माइनस a बराबर डेल्टा m, या डेल्टा m बराबर फाइनल हमें मिल जाएगा n माइनस 1 इंटू ए। यही है पतले प्रिज्म के विचलन का फार्मूला। ठीक है, इसे आप याद रखना, जानना जरूरी है। अब हम लोग जानेंगे श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। यह भी थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये एक लाइन में पूछ लेता है। तो हेडिंग लिखेंगे श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का दूसरा नाम परिक्षेपण भी है। हेडिंग रहेगा वर्ण विक्षेपण, इसी को हम लोग परिक्षेपण भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है वर्ण विक्षेपण, आप जानते हो, कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा कि जब कोई भी श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो प्रिज्म इसे इसके 7 अवयव रंगों में बांट देता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो लिखेंगे जब
कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है, प्रिज्म पर पड़ता है, तो प्रिज्म इसे इसके 7 अवयव रंगों में, इसके 7 अवयव रंगों में बांट देता है। क्या करता है भाई? बांट देता है। इस घटना को या इसे श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का इसके 7 अवयव रंगों में बंटना ही वर्ण विक्षेपण है। तो ये इसका फिगर भी हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक प्रिज्म बनाएंगे। इस प्रिज्म के पहले पृष्ठ पे हम लोग श्वेत प्रकाश को आपतित करा देंगे। कैसा प्रकाश होगा ये? श्वेत प्रकाश। जैसे श्वेत प्रकाश इस पृष्ठ पे आपतित होगा, यह इसे इसके 7 अवयव रंगों में बांट देगा। 1 2 3 4 5 6 7। और इन 7 रंगों में, सातों के नाम हम लिख दे रहे हैं नीचे से, VIB GYOR, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो सबसे ज्यादा विचलन हुआ है बैगनी में, सबसे कम विचलन हुआ है रेड में। ये आपका विचलन को बताएगा। तो सबसे कम विचलन हुआ है रेड में, तो सबसे ज्यादा विचलन हुआ है बैगनी में। आप देख रहे हो इन 7 रंगों में जो पीला वाला है, इस पीले रंग को हम लोग कहते हैं मध्यवर्ती रंग। कौन सा रंग? मध्य वाला रंग। सबसे जो बीच में है वो कौन है? वैसे तो ग्रीन है, लेकिन जो मध्यवर्ती रंग है कौन सा है? येलो है। इसका रीजन ये है कि इनमें इनका जो बनता है बिखराव होता है, रेड और ऑरेंज का, इन दोनों का जितना होता है उतना ग्रीन से लेके वायलेट तक इन चारों का बिखराव होता है। यानी इनके द्वारा बिखराव की जो पट्टी बनती है, जितनी चौड़ी इन दोनों को मिला के बनती है, उतना इन चारों को मिला के बनता है। ठीक है, इसलिए हम पीले रंग को मध्यवर्ती रंग भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहाँ बस इतना याद रखना है आपको कि सबसे ज्यादा विचलन बैगनी में, सबसे कम विचलन रेड में। इसी कारण सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य है वो रेड की होती है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी की होती है। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, कोणीय विक्षेपण। ठीक है, या कोणीय परिक्षेपण। 2 और छोटी छोटी हेडिंग, उसे भी जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग लिखेगा कोणीय परिक्षेपण। कोणीय परिक्षेपण या कोणीय विक्षेपण। कोणीय परिक्षेपण क्या होता है? जैसे किन्हीं 2 रंगों के विचलन कोणों का जो अंतर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोणीय परिक्षेपण। ठीक है, इसलिए परिभाषा लिखते हैं इसकी। प्रिज्म द्वारा किन्हीं 2 रंगों के विचलन कोणों का अंतर, कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। कोणीय परिक्षेपण को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख देंगे इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? थीटा से। ठीक है, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यदि आप रेड और बैगनी की बात करोगे तो लिख देंगे लाल व
ऐसे लिखते हैं इसके, यदि यदि लाल रंग का विचलन डेल्टा आर तथा बैगनी का डेल्टा भी हो, तब कोणीय परिक्षेपण थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, तो कोणीय परिक्षेपण थीटा बराबर मिल जाएगा हमें डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। क्या है? बैगनी रंग के विचलन डेल्टा भी और लाल रंग के विचलन डेल्टा आर, इन दोनों का जो अंतर होगा उसी को हम लोग कहेंगे कोणीय परिक्षेपण। अभी आपने पढ़ा कि डेल्टा एम बराबर होता है n-1 इंटू ए, तो डेल्टा भी के लिए यदि हम लोग लिखें तो हो जाएगा ये एन भी बैगनी का अपवर्तनांक -1 इंटू ए, और आर के लिए लिखेंगे तो डेल्टा आर बराबर होगा n-r-1 इंटू ए। ऊपर वाले फार्मूले में रख देंगे तो हमें मिलेगा थीटा बराबर, डेल्टा भी की जगह रखेंगे n-v-1 इंटू ए माइनस n-r-1 इंटू ए। और जब हम लोग इसे हल कर देंगे तो हमें थीटा बराबर मिल जाएगा n-v माइनस n-r, यहाँ से हमें मिलेगा थीटा बराबर n-v माइनस n-r इंटू ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोणीय परिक्षेपण। एक छोटी सी हेडिंग और हम लोग जानते हैं, एक हेडिंग और लिखिएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता। हेडिंग रहेगा वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता भी इसे हम लोग कहते हैं। परिक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण क्षमता क्या होती है? कोणीय विक्षेपण और मध्यवर्ती रंग के विचलन के अनुपात को हम लोग विक्षेपण क्षमता कहते हैं। लिखेंगे कोणीय विक्षेपण और मध्यवर्ती रंग का मतलब पीला रंग, मध्यवर्ती रंग के विचलन के अनुपात को परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। परिक्षेपण क्षमता को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो परिक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर होगा, परिक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर हो जाएगा कोणीय विक्षेपण कितना होता है? थीटा, और मध्यवर्ती रंग का जो विचलन होता है डेल्टा वाई। हमें मिल जाएगा ओमेगा बराबर थीटा अपान डेल्टा वाई। वैल्यू यदि हम लोग रख दें तो हमें मिल जाएगा ओमेगा बराबर दूसरा फार्मूला डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर और बटा में हो जाएगा डेल्टा वाई। या इसे और हम लोग आगे बढ़ाएं, इस फॉर्म में लिखें तो हमें मिल जाएगा ओमेगा बराबर, इसका मान हमने निकाला एन भी माइनस एन आर इंटू ए, और टोटल के बटा यदि हम लोग इसका लिख देंगे तो हो जाएगा एन वाई माइनस 1 इंटू ए। यहाँ ए से एक कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ओमेगा बराबर एन भी माइनस एन आर अपान में एन वाई माइनस ए। तो ये चैप्टर आपका लगभग खत्म हो गया। इसके कुछ आंकिक प्रश्न है जिसे हम लोग आगे कर लेंगे। हम लोग 2-3 ठो आंकिक प्रश्न कर लेते हैं इस चैप्टर के, जो कि महत्वपूर्ण है। पहला सवाल हम पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि एक कांच अपवर्तनांक 3/2 के पतले प्रिज्म द्वारा एक श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है। यदि प्रिज्म को एक द्रव में डुबो दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा? ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछ भी चुका है, तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, कांच के लिए जो प्रिज्म कोण है कितना, न्यूनतम विचलन कोण है कितना है? 40 डिग्री है।
आप जानते हो अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा एम बराबर होता है n माइनस वन इंटू ए। इतना आपको पता है। जब आप कांच के लिए बात करोगे तो डेल्टा एम का मान हो जाएगा, n की जगह हम लोग रखेंगे ए एन जी माइनस वन इंटू ए। इसके लिए जो डेल्टा एम है वो कितना है आपका, विचलन कोण कितना है, 40 डिग्री है। और अपवर्तनांक यानी ए एन जी का मान दिया है 3/2। डेल्टा एम का मान 40 डिग्री, ए एन जी का मान 3/2 और द्रव का जो अपवर्तनांक है यानी ए एन एल, इसका मान दिया है 5/4। अब हम लोग द्रव के लिए यदि विचलन लिखें तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एम डैश, इसका मान होगा, जब वायु में था तो ए एन जी माइनस वन, जब ये द्रव में डुबाया जाएगा तो प्रकाश किरण लिक्विड से कहा जाएगी, ग्लास में जाएगी, तो एल एन जी माइनस वन इंटू ए। ध्यान रखना, जब ये वायु में था तो प्रकाश किरण वायु से ग्लास में गई, जैसे ही द्रव में डुबोएंगे प्रकाश किरण द्रव से कांच में जाएगी। ठीक है, अब दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, तो यहां से हमें मिलेगा डेल्टा एम अपान डेल्टा एम डैश अपान डेल्टा एम बराबर, डेल्टा एम डैश का मान है एल एन जी माइनस वन इंटू ए और डेल्टा एम का मान है ए एन जी माइनस वन इंटू ए। इस सवाल में कहीं पे भी एल एन जी नहीं दिया है, तो हमने आपको बताया है कि एल एन जी को कैसे लिखना है। हो जाएगा ये डेल्टा एम डैश अपान डेल्टा एम बराबर, हमने क्या बताया कि जब अलग अलग लिखना हो तो सबसे पहले जो बाद में उसको लिखेंगे ऊपर, जो पहले उसको लिखेंगे नीचे, और दोनों को किसके सापेक्ष लिख देना है, वायु के सापेक्ष। तो हो जाएगा ये ए एन जी अपान ए एन एल। एल एन जी का मान हो गया -1 और बटा में ए से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा ए एन जी -1। इसी को हल कर देना है। डेल्टा एम डैश हमें फाइंड करना है। डेल्टा एम का मान दिया है 40 डिग्री, ए एन जी का मान 3/2 बटा में ए एन एल 5/4 -1 और टोटल के बटा ए एन जी -1 अर्थात 3/2 -1। इसी को हल कर देना है, हमें मिल जाएगा ये 2 से 4 दो बार में कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 दूना के 6 बटा के 5 -1 और नीचे हो जाएगा ये 3 में से 2 घट जाएगा तो 3 - 2 अर्थात 1/2। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/5 गुणे 2/1। ये है आपका डेल्टा एम डैश अपान 40 का मान। यहां से हल करेंगे तो 5 से 40 8 बार में कटेगा, 8 का गुणा 2 में कर देंगे तो डेल्टा एम डैश का मान हमें मिल जाएगा 16 डिग्री। अर्थात जब हम लोग इसे द्रव में डुबो देंगे तो इसका जो न्यूनतम विचलन है कितना हो जाएगा, 16 डिग्री। एक और सवाल हम लोग हल करते हैं। सवालों को आप अपने हिसाब से लगाइएगा, यदि कोई सवाल नहीं लगता है तो आप कमेंट जरूर करें, हम उसे लगा देंगे। ठीक है। सवाल है, किसी पदार्थ में लाल, बैंगनी तथा पीले रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक 1.49, 1.59 एवं 1.57 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता पूछा है। अभी हमने वर्ण विक्षेपण क्षमता को निकाला, किससे निकाला था, ओमेगा से। किसी भी सवाल में यदि कुछ न समझ में आए तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको नोट कर लिया जाता है। इस सवाल में तीनों रंग के अपवर्तनांक दिया है। ठीक है, लाल, बैंगनी, पीला, अर्थात एन आर रेट का कितना है 1.49, एन भी ये दिया है आपका 1.59 और एन वाई बैंगनी रंग का दिया है 1.57। किसी किसी सवाल में यदि केवल लाल और बैंगनी का देता है, येलो का नहीं देता है, मध्यवर्ती रंग का नहीं देता है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों का एवरेज ही हमें इस पीले रंग का अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है वर्ण विक्षेपण क्षमता
कितना होता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर होता है अपवर्तनांक के फॉर्म में यदि हम लिखे तो एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस वन। वैल्यू पुट कर देंगे, एन वी का मान 1.59 माइनस एन आर का मान 1.49 और अपान में हो जाएगा 1.57 माइनस 1। हल कर देंगे इसे, 9 से 9 गया 0, 5 में से 4 गया 1, तो 0.10 और इधर बच जाएगा आपका 0.57, या ये आ जाएगा आपका 10/57। ठीक है, तो इसकी जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है कितनी हो जाएगी, 10/57, या इसे आप यदि भाग करोगे तो यह आ जाएगा आपका 0.157। ठीक है, भाग नहीं दे सकते तो 10/57 भी लिख के आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई यदि सवाल हो जो आपसे न लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी सवालें आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। एक सवाल और हम लगवा दे रहे हैं, कह 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटी छोटी सवालें हैं लेकिन पूछ लेता है आपसे अक्सर। 60 डिग्री प्रिज्म कोण, यानी ए का मान दिया है आपका 60 डिग्री, सॉरी 63 डिग्री। ठीक है, और न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम का मान है 29 डिग्री, डेल्टा एम का मान है 29 डिग्री। आपसे आपतन कोण पूछा है, तो आपने जब प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला निकाला तो वहां से आपतन कोण आई का मान निकाला था, कितना आया था, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। यही से यदि आपसे अपवर्तन कोण पूछता आर, तो आर का मान होता है ए बाई 2। हल करके निकालेंगे आई का मान, एक की जगह रखेंगे 63, डेल्टा एम की जगह 29 और बटा में 2, जोड़ देंगे इन्हें, 9 3 12 का 2, 6 2 8 और 1 9, 92/2 अर्थात 2 चौका 8 और 2 छके 12। आई का मान आ जाएगा 46 डिग्री। ठीक है, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और कुछ सांख्यिक प्रश्न। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।